हाय फ्रेंड्स, ये हमारा 7वां सेट है। इससे पहले हमने 6 सेट कर लिया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये आने वाले दिसंबर में बीपीएससी और दरोगा के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। जो दरोगा का एग्ज़ाम है उसी के प्रश्न बीपीएससी में और बीपीएससी के प्रश्न दरोगा में लगभग आते हैं। तो चलिए हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इसमें टोटल 100 प्रश्न हैं। आप अपने मार्क्स जज कीजिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। दोस्तों, कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। जो कटा हुआ हीरा है इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होता है उसमें से प्रकाश को बाहर निकलने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। और हीरे का क्रांतिक कोण 24 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन के आधार पर देखते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है इंसुलिन और इसके कार्य है रक्त शर्करा का नियंत्रण करना। दोस्तों, जो इंसुलिन है यह रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। इंसुलिन पैंक्रियाज, जिसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है और अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। यह रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, यह सही है। अगला है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन भी एक हार्मोन है जो निद्रा पर नियंत्रण करता है। तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीटोनिन। ऑक्सीटोनिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का नियंत्रण करता है। चौथा है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन के सामने कार्य में लिखा गया है रक्तचाप का नियंत्रण या नियमन। गैस्ट्रिन जो है एक पाचक हार्मोन है, यह रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है गैस्ट्रिन। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। दोस्तों, जो टार्टरिक एसिड है यह अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। अगला चौथा प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। दोस्तों, जो पित्ताशय होता है इसमें पित्त स्टोर होता है, जबकि पित्त का श्रावण यकृत के द्वारा, यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं, लीवर के द्वारा स्रावित होता है पित्त, जिसे बाइल जूस कहा जाता है। पित्ताशय के द्वारा जो पित्त निकलता है वह वसा का पाचन करता है। कभी कभी पित्ताशय में पथरी हो जाती है, जिसके कारण पित्ताशय को काट करके बाहर निकालना पड़ता है। अगला पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें प्रदूषक दिया गया है और होने वाली बीमारी दी गई है। पारा से मिनी माता रोग होता है। यह सबसे ज़्यादा जापान में फैला था, जिसकी जांच के बाद पता चला कि ये पारा से होता है। अगला है कैडमियम। कैडमियम से इटाई नामक रोग होता है। तीसरा है नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, जो छोटे बच्चों में होती है। अगला है फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन से अपच नहीं होता है, बल्कि फ्लोराइड आयन से दांतों का क्षरण होता है। अगला छठा प्रश्न है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। दोस्तों, जो मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है ये कैप्सेसिन की उपस्थिति है। कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च में तीक्ष्णता आ जाती है। अगला सातवां प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों, जो विटामिन ई है यह गेहूं के अंकुर तेल से निकलता है। अगला आठवां प्रश्न है, मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क सोचने के लिए जिम्मेदार है। मस्तिष्क हृदय गति के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। मस्तिष्क शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है। यानी कि उपयुक्त तीनों के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार है। अगला नौवां प्रश्न है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। दोस्तों, मायोपिया जो है इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में एक व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु बहुत साफ दिखने लगती है और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है उसमें एक व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखने लगती है और निकट जब व्यक्ति को दिखने लगता है तो यानी कि इसका मतलब हुआ
कि प्रकाश एक जगह एकत्रित हो जा रहा है, जिसके कारण वह व्यक्ति नज़दीक ही, उसका जो फोकस है वो नज़दीक हो गया है, जिससे वो नज़दीक की वस्तु को साफ देख पा रहा है, और इसलिए उस व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। अवतल लेंस का चश्मा लगाने से वह प्रकाश फिर से फैल जाता है और फिर से वह व्यक्ति कुछ दूरी तक अच्छे से देख पाता है। अगला प्रश्न है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। दोस्तों, जो दांत देखने वाले डॉक्टर होते हैं वे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। दोस्तों, जो सदिश राशि होती है उसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। जो अदिश राशि होती है उसमें दिशा नहीं होता। तो इसमें हम देखते हैं बल है, ये एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है, लेकिन जो दाब है ये अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। दोस्तों, जो ध्वनि तरंग है ये अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि में ध्रुवण नहीं होता, जबकि प्रकाश में ध्रुवण होता है। अगला 13वां प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। दोस्तों, विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। अगला प्रश्न है, नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है। दोस्तों, जो नीला थोथा है ये एक कॉपर सल्फेट है। अगला 15वां प्रश्न है, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में किस रूप में विद्यमान होती है। जो धातु होती है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। वैसे तो इनका निष्कर्षण किया जाता है, लेकिन ये मुक्त अवस्था में रहती हैं, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार हमें चलना है। गैर धातु के साथ मिश्रण के रूप में नहीं, अन्य धातु के साथ मिश्रण के रूप में नहीं, कंपाउंड के साथ मिश्रण के रूप में नहीं, मुक्त स्थिति में पाई जाती है। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। इसका क्या कारण है। इसका कारण है दोस्तों जड़त्व। जड़त्व के कारण ही एक पेड़ मान लीजिए खड़ा है तो उसमें जड़त्व है, वह हिल नहीं रहा है। उसको जब हम हिलाएंगे अचानक से तो जड़त्व के कारण कुछ पत्तियां उसमें से गिर जाएंगी। जैसे एक डंडे से पीटने पर कोट में से धूल झड़ जाती है। अगला 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन वह है जिसमें वस्तु अपनी स्थिति को खो दे और दूसरी स्थिति में परिवर्तित हो जाए और पुनः उस स्थिति में न आ सके। तो कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यदि कागज जल गया तो यह फिर अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ पाएगा। अगला 18वां प्रश्न है, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है। दोस्तों, हाथी गुफा अभिलेख राजा खारवेल के विषय में जानकारी देता है। राजा खारवेल जो थे ये कलिंग के शासक थे। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। चकला का अर्थ क्या है ये पूछा जा रहा है। चकला सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। दोस्तों, हमें 100 प्रश्न देखने हैं। यदि हम पूरे ऑप्शंस को देखेंगे तो हमारे सेट बहुत बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, आलमगीर और अहमद शाह को व्यवस्थित करना है। इसमें आंसर बी हो जाएगा। पहले आए जहांदार शाह, उसके बाद से मोहम्मद शाह रंगीला, उसके बाद से अहमद शाह और सबसे लास्ट में आलमगीर। अगला 21वां प्रश्न है, ये आलमगीर सेकंड है। एक आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता है। अगला 21वां प्रश्न है, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में तो बहुत सारे यात्री आए थे। इसमें फ्रांसिस्को पल्सर्ट जो व्यक्ति था यह भी जहांगीर के शासनकाल में ही आया था, और यह बेल्जियम का व्यक्ति था जो डच कंपनी का हेड था। अगला 22वां प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। दोस्तों, जो केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था वे व्यक्ति थे मोहम्मद अली जिन्ना। अगला 23वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय ने
नांगलापुर की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक थे। इनके समय में भी 8 दिग्गज रहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया? इसके पहले वाले सेट में हमने देखा कि नाइटहुड की जिसे उपाधि मिलती थी उसे अपने नाम के आगे सर लगाने की अनुमति मिल जाती थी। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, ये सही है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, ये भी सही है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। घाघरा का युद्ध ये 1529 में हुआ, ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध ये 1530 सही नहीं है, क्योंकि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। और ये चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ और बाबर के साथ 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? दोस्तों, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो हर्षवर्धन एक केंद्रीय सत्ता स्थापित किए हुए थे, जिसमें संपूर्ण भारत लगभग एक ही सत्ता के अधीन था और इसकी राजधानी कन्नौज थी। तो कन्नौज पे आक्रमण करके इसे हथियाने के लिए 3 सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसे त्रिकोणात्मक युद्ध कहा जाता है, जिसमें प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शामिल थे। और इसका सही आंसर है, जो शामिल नहीं था, इसमें पूछा जा रहा है कि हिस्सा नहीं था, इसका सही आंसर है चोल डायनेस्टी नहीं था। और इस तीनों की लड़ाई में जो जीता वह था गुर्जर प्रतिहार। ये गुजरात और महाराष्ट्र के इलाके में शासक थे। अगला 27वां प्रश्न है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? दोस्तों, बिना बेगार के जो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया वो थे रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम ने इसका जीर्णोद्धार कराया। लेकिन यदि पूछे कि इसको बनवाया किसने, तो इसको बनवाया मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम वास्तविक शासक हैं। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति, जिसका नाम तहकीकात समिति था, उसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में ही 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच की जा रही थी। अंग्रेजों की तरफ से भी एक जांच समिति थी जिसका नाम था हंटर कमेटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? दोस्तों, जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे ये विभाजन के विपक्ष में थे, इसलिए ये राष्ट्रवाद को संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में इन्होंने इसको लिया था। और उसके बाद से इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ करके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ करके इन्होंने उस समय की 1925 में बनी हुई पार्टी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, उसे ज्वाइन कर लिया। अगला 30वां प्रश्न है, सारा बंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? दोस्तों, जो सारा बंदी आंदोलन 1922 है ये सरदार पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, लगान नहीं देने के लिए। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में भारतीय छात्रों को विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए, उकसाने के लिए लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 के करीब में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा के एक प्रसिद्ध शिष्य हैं जिनका नाम है मदन लाल ढींगड़ा। अगला प्रश्न है, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा की गई थी। पहले तो ये आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में ये आंदोलन हिंसक हो गया। अगला 33वां प्रश्न है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए यह कहा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज का पताका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ?
दोस्तों वैसे तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के समय में हुआ था, लेकिन ये उतना विस्तृत नहीं हो पाया था। लेकिन जहांगीर के समय में इसको बहुत ज़्यादा डीप तक ले जाया गया, जिसमें चित्र जब बनाए जाते थे तो लोगों के आगे की वस्तुओं को छोटा दर्शाया जाता था। अगला 35वां प्रश्न है, समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? ये थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अपने आप को समाजवादी कहते थे और इनका कहना था कि मैं राजसत्ता में विश्वास नहीं रखता हूँ। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और उस समय लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के पद से हटाकर जो 1858 का भारत एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम, उसमें 1961 में लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय घोषित कर दिया गया। अगला 37वां प्रश्न है, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हिंद एक पुस्तक है जो महमूद गजनवी के साथ आए एक लेखक अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। इसे किताब उल हिंद या तहकीके हिंद कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है भारत हिंद की खोज। अगला प्रश्न है, गलत सुमेलित करना है। सोनोरन, ये सभी मरुस्थल के नाम हैं। सोनोरन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तकला मकान चीन में स्थित है। जो काराकुम है ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, यानी कि ये तीनों सुमेलित हैं। सोनोरन, तकला मकान या तकला माकन कहीं कहा जाता है या काराकुम, ये तीनों सुमेलित है। लेकिन जो गिब्सन है ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का ये प्रमुख मरुस्थल है, लेकिन यहाँ पे ब्राज़ील दिया हुआ है जो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? दोस्तों ये मिसिसिपी एक नदी है जो अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, जो दो नदियों का मिश्रण है, मिसिसिपी और एक नदी है मिसौरी। मिसिसिपी नदी का जो डेल्टा होता है वह पक्षी के पंजे के आकार का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक उसे कहते हैं जो कम प्रदूषण फैलाता है, और ये है स्मॉग। प्राथमिक प्रदूषक में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आते हैं। अगला प्रश्न है, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। जो हंगुल है दोस्तों ये एक मृग की प्रजाति है और मृग की प्रजाति में ये लाल मृग की प्रजाति है। वैसे तो ये कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टन ये तीनों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें सर्वाधिक जो मात्रा जिसके लिए बनाया गया है ये जिसके संरक्षण के लिए वो है हंगुल या कश्मीरी स्टैग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? दोस्तों भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम मनरेगा है, जिसमें एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोजगार, कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। अगला है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इंसिनरेटर ये इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है आग लगाना, तो इससे हम समझ सकते हैं कि कूड़ा कचरा को जलाने के लिए ये संबंधित है इंसिनरेटर्स। अगला 44वां प्रश्न है, आइंस्टाइन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों आइंस्टाइन ने सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था, लेकिन उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। उन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये दोस्तों जोधपुर में स्थित है, जोधपुर राजस्थान में स्थित है। अगला 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में
कौन कच्चे माल के समीप नहीं है? दोस्तों जो भी लोहा से संबंधित कंपनियां होती हैं उन्हें कुछ कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे लोहा की आवश्यकता होती है, ये तो मुख्य रूप से होती है, फिर कार्बन की आवश्यकता होती है, फिर कोयले की आवश्यकता होती है। तो जो जमशेदपुर है, राउरकेला है और दुर्गापुर है, इन लोगों के आसपास कुछ हिस्सों में कच्चे माल की उपलब्धता है, लेकिन जो सेलम है, सेलम तमिलनाडु में स्थित है, सेलम के पास कच्चे माल की उतनी उपलब्धता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलम। अगला प्रश्न है, सूडान में स्थित खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों जो खार्तूम है ये नील नदी के किनारे स्थित है। नील नदी की दो धाराएं हैं, एक है वाइट नील और दूसरी है ब्लू नील। ये दोनों के संगम पर स्थित है खार्तूम शहर। अगला 48वां प्रश्न है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? दोस्तों इसे 1980 में भारत सरकार ने अधिनियमित किया था। अगला 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? दोस्तों लेह जाने का जो रास्ता है वो है जोजिला दर्रा से। अगला प्रश्न है, सामाजिक समरसता यानी कि सोशल हार्मोनी, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों सोशल हार्मोनी पुस्तक यानी कि सामाजिक समरसता को लिखा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इन्होंने एक और पुस्तक लिखी है जिसका दूसरा एडिशन आ गया है, उसका नाम है एग्जाम वॉरियर्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है और यह विश्व की प्राचीनतम झीलों में से एक है, और यह रसिया में यानी कि रसिया का जो साइबेरिया क्षेत्र है जो एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है, जिसे साइबेरिया या फिर यूरेशिया कहते हैं, उसमें स्थित है। अगला प्रश्न है, गर्म जल के स्रोत मणिकरण झील कहाँ स्थित है? दोस्तों ये मणिकरण झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? दोस्तों सदाबहार वन वहीं पाए जाते हैं जहाँ 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तो पश्चिमी घाट में ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? वैसे तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ओजेस डेल सलाडो है, परंतु इसमें ऑप्शन में वो नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी भी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो इक्वाडोर में है। यह सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए इसे सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यूरेशिया जो है उसे भारत में साइबेरिया कहा जाता है, लेकिन इसे इंग्लिश में यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान स्टेपीज होते हैं। अगला प्रश्न है, राम सेतु शुरू होता है। राम सेतु दोस्तों ये पंबन द्वीप के सबसे निचले सिरे से धनुषकोडी से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी जिसे डेथ वैली कहा जाता है, यह किसका उदाहरण है? ये दोस्तों रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। जो एशिया में मृत सागर है वह भी रिफ्ट घाटी का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? इसका ऑप्शन है समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी और गांधीवादी। ये तीनों में विभाजित किए जा सकते हैं। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व कहकर उसका उपहास किया? दोस्तों लॉर्ड डफरिन जो थे उस समय जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, उस समय लॉर्ड डफरिन ही यहाँ के गवर्नर जनरल थे, और लॉर्ड डफरिन के टाइम में ही इसकी स्थापना हुई, तो उस समय लोग कम होंगे, इसलिए लॉर्ड डफरिन ने इसे अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास किया। वैसे कांग्रेस जो थी लॉर्ड डफरिन के ही मन की उपज थी। यही लॉर्ड डफरिन चाहता था कि भारत में एक कांग्रेस बने जो अंग्रेजों के लिए काम करे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है,
सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? जो सरकारिया आयोग है यह केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध के स्थापित करने की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था। केंद्र तथा राज्यों से संबंधित एक और आयोग है जिसका नाम है पुंछी आयोग। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होता है? दोस्तों, अनुच्छेद 100 में कहा गया है कि जब अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष यह देखे कि अब लोकसभा में जिस चीज़ के लिए मतदान हो रहा है उसमें बराबर बराबर मत पड़ गए हैं, तो जो निर्णायक मत है उसे लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को सार्थक कदम हेतु परामर्श देता है। अनुच्छेद 40 राज्यों को किस लिए परामर्श देता है, ये इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायतों के गठन से। अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? दोस्तों, संसद की लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है यह परंपरा के रूप से, संविधान में वर्णित नहीं है लेकिन परंपरा के रूप से इसमें जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो विपक्षी पार्टी के होते हैं और ये जो CAG के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है उसका अध्ययन करते हैं। इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष इनको मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाद में संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई? दोस्तों, जो मूल ढांचा है इसको कहा जाता है कि मूल ढांचा मतलब कि यदि संविधान में संशोधन पे संशोधन हो रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन उसका जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में कहा गया है। ये एक प्रसिद्ध वाद है जो प्रत्येक एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन यदि एक एक मंत्री की बात करें तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की अनुमति है? दोस्तों, किसी राज्य में यदि विधानसभा है, हर राज्य में विधानसभा है, लेकिन यदि विधान परिषद नहीं है तो वो उन्हें 2/3 भाग से मत दे करके अनुच्छेद 169 के तहत उसे प्रस्ताव को पास करना होता है। बाद में उस पर निर्णय लिया जाता है कि उस राज्य में विधान परिषद होगा या नहीं होगा, और फिर इसे हटाने के लिए भी 2/3 भाग से उसे हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? वैसे तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है और प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है, लेकिन BR अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है, जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसलिए BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन यदि BR अम्बेडकर की नाम का जिक्र न हुआ हो तो इसका सही आंसर होगा उद्देशिका। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। दोस्तों, जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वे थे GV मावलंकर, और सबसे पहले जो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ये भी GV मावलंकर के ऊपर ही लाया गया। इसलिए इसे याद करना बहुत ही आसान है कि पहले लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर थे और अविश्वास प्रस्ताव भी पहले GV मावलंकर पर ही आया था। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के पश्चात बची हुई अवशिष्ट शक्तियां किसके नियंत्रण में रहती हैं? दोस्तों, हमने पढ़ा है कि राज्य सूची होती है, एक केंद्र सूची होती है जिसे संघ सूची कहा जाता है, और एक तीसरा होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वैसे विषयों को रखा जाता है जो राज्य और केंद्र दोनों के हित में हो, इसलिए उसे समवर्ती सूची में रखा जाता है।
सबसे ज़्यादा विषय केंद्र सूची में होते हैं। तो जो बच जाता है इन तीनों सूचियों से, उसे रखा जाता है, वह केंद्र के हाथों में चला जाता है। दोस्तों, जो केंद्र सरकार है उसके हाथ में ये डायरेक्ट पावर है कि इन 3 सूचियों से जो विषय बच गए हों वो डायरेक्ट केंद्र की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। और ये सूचियों की अवधारणा भारत में कहाँ से ली गई है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत क्या है? दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण का स्रोत संवैधानिक प्रावधान है। ये संविधान में लिखा हुआ है कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? यह दोस्तों राष्ट्रपति को लिख करके दे सकता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 332 में विधानसभा में किया गया है। अगला 75 नंबर प्रश्न है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। जो भारतीय नागरिकों को सिर्फ प्राप्त है, वैसे तो विदेशियों को भी बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है वह चयन करना है। इसमें है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। कानून के समक्ष समता, ये विदेशियों को भी प्राप्त है। अगला है अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये भी सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये विदेशियों को भी प्राप्त है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। दोस्तों, जो अशोक मेहता समिति है यह 1977 में गठित की गई थी और इसे पंचायती राज के बारे में कुछ अपना सुझाव देना था। इसने पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार का सुझाव दिया था, जिसे नहीं माना गया। इससे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने तीन स्तरीय सरकार की सिफारिश की थी, जिसको मान लिया गया और यह पूरे भारत में लागू है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? दोस्तों, ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था और ये इसमें इतना ज़्यादा संशोधन हुआ कि इसे लघु संविधान का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किसका? यह प्रश्न है कि अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है, यह किन 2 निगमों का संयुक्त रूप है? तो दोस्तों, ये एनटीपीसी का संयुक्त रूप है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें हम लोग को देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो औद्योगिक वित्त के लिए सीडीबी बैंक जिम्मेदार है। सीडीबी, इसमें एक होता है आईडीबीआई और एक इससे छोटा होता है, उसका नाम है सीडीबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है सामाजिक सुरक्षा उपाय। सामाजिक सुरक्षा उपाय में भारत निर्माण शामिल है। तीसरा है ग्रामीण साख। ग्रामीण साख को बढ़ाने के लिए नाबार्ड जिम्मेदार है। चौथा है ग्रामीण रोजगार और इसका दिया हुआ है SJSRY। तो जो ग्रामीण रोजगार यहाँ पे दिया है वो गलत है, ये शहरों के रोजगार देने के लिए इसे बनाया गया है। तो इसका सही आंसर है ग्रामीण रोजगार के साथ SJSRY नहीं है। अगला प्रश्न है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, अब इसके बाद से हमारे पास 20 करंट अफेयर के प्रश्न हैं। 80 तक 79 तक हमारे पास पूरे स्टैटिक जीके और हिस्ट्री ज्योग्राफी मिक्स थे, लेकिन अब हमारे पास पूरे 20 प्रश्न स्टैटिक जीके के हैं, करंट अफेयर के हैं। तो पहला प्रश्न है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
यह दोस्तों दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है, जो तिब्बत के हैं। अगला प्रश्न है, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों जब अब्दुल कलाम आज़ाद मर गए उसके बाद से इनके सम्मान में व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके कलाम द्वीप कर दिया गया। यहाँ से भारत का रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये एक पुस्तक का नाम है द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक का नाम है द हिटमैन। रोहित शर्मा को द हिटमैन कहा जाता है, तो इसका पूरा नाम है द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। इसे लिखा है जी कृष्णन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन की मंजूरी दे दी है? ये जम्मू कश्मीर है, जिसने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन की मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है 84 नंबर, हाल ही में भारत और जर्मनी की सेना ने किस खाड़ी में संयुक्त समुद्री अभ्यास किया? भारत बहुत सारे देशों के साथ संयुक्त अभ्यास करता है, जिसमें जर्मनी के साथ जो किया गया है वो किया गया अदन की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों आनंदा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा, यानी कि LIC के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वासु परांजपे का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? दोस्तों वासु परांजपे जो थे वो एक क्रिकेटर थे। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस भारतीय राज्य की पहल है? दोस्तों राजीव गांधी कांग्रेस से संबंधित थे, इसलिए हमें ये इस प्रश्न को बनाने में आसानी होगी कि राजीव गांधी से संबंधित जो कांग्रेस की सरकार है वो एक तो राजस्थान में है और दूसरी छत्तीसगढ़ में है, तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? दोस्तों राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 अपने नाम किया? जो दोस्तों गाड़ियों की रेस होती है उसे ग्रैंड प्रिक्स कहा जाता है। इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल किस खेल प्रतिस्पर्धा में अपने नाम किया? दोस्तों ये हाई जंप के खिलाड़ी हैं और इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया? दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, विश्व के सबसे ऊंचाई वाले मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह किया गया है लद्दाख में। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जिसे जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया है। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, अवनी लेखरा। तो ये किस खेल प्रतिस्पर्धा से जुड़ी हैं ये हमें बताना है। दोस्तों ये 10 मीटर एयर राइफल से जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, प्रभुराम शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? दोस्तों प्रभुराम शर्मा ये नेपाल के नए सेना प्रमुख बन गए हैं। अगला 95 नंबर प्रश्न है, माई पैड माई राइट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? दोस्तों ये पूर्वोत्तर का एक राज्य है त्रिपुरा, वहाँ पे ये शुरू किया गया है। त्रिपुरा में इसे निर्मला सीतारमन के द्वारा शुरू किया गया, जो भारत की वित्त मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक बैटलफील्ड के लेखक कौन हैं? दोस्तों जो बैटलफील्ड ये पुस्तक है बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, ये रेलवे में और SSC के एग्जाम में भी आ चुका है। इसके लेखक हैं विश्राम बेडेकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है? अभी जो भारत है ये सिपरी के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है हथियारों का। अगला प्रश्न है, किसने अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? दोस्तों अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। नेक्स्ट,
99 नंबर क्वेश्चन है, किसने फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? दोस्तों फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। अभी वर्तमान में अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं। अगला 100वां प्रश्न है, हाल ही में 100% वयस्क व्यक्ति आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? दोस्तों 100% वयस्क व्यक्ति को अब वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। और आपके लिए एक प्रश्न है, 100% LPG कनेक्शन देने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन बन गया है? और इसके ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।